हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखना, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। लाइक करने में कंजूसी मत करो दोस्तों, एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँ, छोटे से बड़े की ओर हम धीरे धीरे बढ़ेंगे और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोला? संख्या हमारे पास बोला 144 में अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घात बताइए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों में हमें 2 की घात बतानी है। तो हमारे पास जो संख्या 144, ठीक है, इसका हम कर देंगे अभाज्य गुणनखंड। तो काटो इसको, छोटी से छोटी संख्या काटने, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर कटेगा 2 3 6, 2 छंग 12, फिर कटेगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, ठीक है, 3 3 9 और 3 एकम 3। ओके, फिर यहाँ आप क्या लिखोगे? इसलिए 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, 2 कितनी बार है? गिनो, 1 2 3 4। ठीक है, 2 कितनी बार है? 4 बार। और 3 कितनी बार है? 2 बार। तो हमसे क्या बोला है? अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात। ठीक है, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार 2 की घात क्या हो जाएगी? 2 की घात। तो 2 की घात क्या हो जाएगी? यहाँ पर कितनी है 2 की घात? 4 है। ये तो चलो, ये प्रश्न ये पूछा हमसे, ये बता दिया। कभी कभी हमसे ये पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंड में घातों का युगफल बताओ। अभाज्य गुणनखंड क्या है? एक 2 है और एक 3 है। घात एक 4 और 2, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है, पूछा गया भी हुआ है। तो ये एक क्वेश्चन के 2 पार्ट बन सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ जाए, पूरी एनसीईआरटी मैंने बना रखी है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना, नई पुरानी दोनों। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि x बराबर a की घात 2 b की घात 3 है और y बराबर a की घात 4 b की घात 2 है, x तथा y का एलसीएम क्या होगा? ये हमें बताना है, एलसीएम क्या होगा। तो देखो, हल में आ जाओ। ठीक है, हल में आ जाएंगे तो हमें सबसे पहले दिया क्या है? देखो क्या दिया है, हमें दे रखा है कि x बराबर है a की घात 2 b की घात 3 और y हमारे पास क्या है? a की घात 4 b की घात 2। हमें क्या निकालना दोस्त? हमें निकालना है इनका एलसीएम। एलसीएम किसका? x और y का क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के सबसे पहले देखना है कि वो चीज जो दोनों में, उनको पहले मार्क करो। तो a भी दोनों में है और b भी दोनों में है। तो इसमें क्या होता है? एलसीएम निकालने में मैक्सिमम पावर ली जाती है। क्या लिया जाता है? मैक्सिमम पावर। जो दोनों में है ना, उसकी मैक्सिमम पावर लेंगे। a की मैक्सिमम पावर कितनी है? 4 और b की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। ये आ गया आंसर। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि भैया एचसीएफ निकालो, मॉशोपा निकालो x और y का, तो आप क्या करते? तो इसमें क्या होता है ना, जो दोनों में है उसकी मिनिमम पावर ली जाती है। क्या? मिनिमम पावर, न्यूनतम घात ली जाती है। तो देखो, न्यूनतम घात लेते हैं। a की न्यूनतम घात कितनी है? 2 है और b की न्यूनतम घात कितनी है? 2 है। तो ये हमारा एचसीएफ होता है, अगर हमसे एचसीएफ पूछता तो। ठीक है जी, आराम से बन गया, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए, अगर यही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है, अगर इसी क्वेश्चन में मैं आगे ये जोड़ दूं, ए भी है, यहां मैं सी लिख दूं, ठीक है, या एक बार मैंने सी जोड़ दिया, सी की घात 2। तो देखो, एचसीएफ में तो कोई चेंजेस नहीं है। एचसीएफ में क्या होता है? दोनों में जो है वो लेना पड़ता है, दोनों में जो है उसकी न्यूनतम घात। ठीक है, एचसीएफ तो यही रहेगा, लेकिन एलसीएम बदल जाएगा। जो दोनों में है उसकी मैक्सिमम पावर और जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो गुणे में लग जाता है। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा। तो अलग कंडीशन जो बन सकती है क्वेश्चन में, वो भी मैं बता दे रहा हूं, ताकि एग्जाम में आप जाके फंसो नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, हमसे बोल रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि ये जो एक भाज्य संख्या है, ठीक है, ये क्या है? भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या क्या होती है? जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड, उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। तो देखो, हमें दिया क्या है, यहां लिखेंगे दिया है। कहीं पे भी डाउट हो ना दोस्त, एक बार दोबारा देखिएगा। हमें दे रखा 3 गुणा 5 गुणा 7 प्लस 7। ठीक है, यहाँ एक संख्या आपको दोनों जगह दिख रही होगी, यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है, यानी कि 7 हमारा क्या है? उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से 3 गुणा 5, 7 एकम 7, 7 एकम 7। हल करो, 3 बचे 15 और 1 16 आ गया।
ठीक है, किसी भी संख्या को मैं गुणा 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। यहाँ पे 2 गुणनखंड आ गए, 1 2 3, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड है, ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ओके, इस तरीके से एग्जाम में लिखना है, कोई शॉर्टकट नहीं कराया जा रहा है, प्रॉपर वे में पूरा करवाया जा रहा है जैसे एग्जाम में लिखना है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे क्या किन्हीं दो संख्याओं का HCF 21 और LCM 430 हो सकता है, कारण दीजिए। ठीक है, आपके पास कोई भी दो संख्या है तो देखो हम जानते हैं इस हल में ये चीज तभी पॉसिबल है। देखो अगर आपके पास दो संख्या है, यहां मान लेते हैं यदि A तथा B दो संख्याएं हैं, ठीक है, अगर A तथा B दो संख्याएं हैं तो पता है कॉन्सेप्ट चलता है। कॉन्सेप्ट क्या चलता है कि वो जो दो संख्या का एलसीएम है, ठीक है, दो संख्या का जो एलसीएम है उसको अगर हम भाग दें HCF उस दो संख्याओं के तो भाग पूरा चला जाता है, भाग पूरा जाता है। ये सिंपल लैंग्वेज में मैं लिखा रहा हूं ताकि आपको मन में याद रहे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट चलता है। अगर दो संख्याओं का एलसीएम हमें पता है और दो संख्याओं का HCF पता है तो HCF से जब हम एलसीएम में भाग देंगे तो पूरा जाएगा। अगर पूरा जा रहा है तो वो हो सकता है उनका एलसीएम और HCF है, अगर भाग नहीं जा रहा है तो कभी नहीं हो सकता उसका HCF एलसीएम। ठीक है, तो प्रश्न में देखो, अतः प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, भाग दे के देखेंगे। भाग दो, किससे किसको भाग देना है, HCF 21 से भाग देना है 430 में। ठीक है, 21 दूनी 42, 21 दूनी क्या होता है 42 होता है। यहाँ पे भाग देंगे, घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, और यहाँ से आ गया 10, तो शेषफल 10 बच गया। अब पॉइंट में आपको किस तरह पॉइंट में भाग दे दो, पॉइंट में नहीं, पूरा पूरा भाग देना चाहिए, पॉइंट नहीं, और शेषफल में 0 आना चाहिए। ठीक है, पॉइंट में नहीं, प्रॉपर डिवीजन बोलते हैं इसको। प्रॉपर डिवीजन होगा, प्रॉपर भागफल होगा तभी यह हो सकता है। ये देखो यहाँ पर शेषफल 10 बच गया, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि भाग में शेषफल 0 नहीं है, इसलिए यह संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है कि जो प्रश्न बोल रहा है कि किसी दो संख्याओं का HCF इतना और LCM इतना हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता। ऐसी कोई भी दुनिया में दो संख्या नहीं है जिनका LCM 430 हो और जिनका HCF 21 हो। दुनिया में ऐसी कोई संख्या नहीं है, ठीक है, जिनका LCM 430 हो और HCF 21 हो। ऐसी दुनिया में कोई भी संख्या नहीं है। ठीक हो गया, कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा जरूर देखें। अगले प्रश्न में आते हैं, कह रहे संख्या 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। हम LCM भी निकालेंगे दोस्त। तो देखो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि लगानी, तो मैंने यहां लिख दिया अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, विधि, ये मैं लिख दे रहा हूं प्रॉपर ऊपर पहले विधि का नाम। अब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या है पहली संख्या 6, काटो, 2 3 6, 3 1 3, फिर क्या है हमारे पास 72, काटो इसको, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3, फिर क्या है 120 है, इसको करो। तो देखो 2 6 12 0, 2 3 0, 2 1 2 5 10, 3 बचे 15, 5 1 5। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, और 72 को हम लिख सकते हैं 2 कितनी बार है, 1 2 3, और 3 है एक बार, सॉरी 2 बार। उसके बाद 120 में आ जाओ, 2 कितनी बार 3 बार, और 3 है एक बार, और 5 है एक बार। ठीक, अब हमें क्या करना है, ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों में हो, तीनों में हो। 3 संख्या तीनों में देखना, 2 तीनों में है और 3 भी तीनों में है। ठीक है, हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है, हमें निकालने के लिए बोला गया है
HCF। तो सबसे पहले HCF निकालेंगे। HCF में क्या होता है, जो दोनों में है, अब तीनों में, तीन संख्या तीनों में है, तो दो तीनों में न्यूनतम घात कितनी ली है, एक है। HCF जब हम निकालते हैं तो हमें न्यूनतम घात लेना होता है, तो दो की न्यूनतम घात कितनी है, कुछ नहीं तो एक है, और तीन की न्यूनतम घात कितनी है, कुछ नहीं तो एक है। तो दो एकम दो, तीन एकम तीन, दो तीन छह, तो HCF कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और अभी अब इसी में पूछ देता कि भैया LCM निकालो, ठीक है। LCM में क्या होता है, जो दोनों में तीनों में है उसकी अधिकतम घात, दो की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तीन की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, और जो बच गया उसे गुणे में डाल दो, 5। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 गुणे 5। तो देखो 8 पंजे 40 गुणा 9, 9 चौको 36, पीछे से 0। अगर हमसे LCM पूछता तो LCM 360 होता, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में यही से आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्त, फिर बाद में रोते मत रहना। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे सिद्ध कीजिए 4 की घात n, क्या दे रखा है हमें, 4 की घात n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होता है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, और इसे पिछले साल भी पूछा गया था, ठीक है। देखो कैसे होता है, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है, यदि संख्या के गुणनखंड में 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप हो तो संख्या शून्य पर, ये एग्जाम में लिखना है दोस्त, ठीक है। जैसे मैं लिखा रहा हूं पूरा लिखना है, कोई रफअफ नहीं है यहां पर, शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होती है, एकदम ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिखा रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि कम से कम एक बार 2 और कम से कम एक बार 5 होना आवश्यक है। एक से ज्यादा बार होगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए। अब आ जाओ प्रश्न में, हमें क्या दे रखा, 4। अब 4 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। तो देखो 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 2, 2 की घात 2 तो है, लेकिन 5 का है, 5 है इसमें नहीं है, तो हम यहां लिखेंगे चूंकि 4 का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप, ठीक है, नहीं है, इसलिए 4 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। शून्य पर समाप्त होने का मतलब पता है क्या है, जैसे 4 की पावर n है, n की जगह पे कोई भी मान रखोगे, 1 2 3 4 5, चाहे संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, कभी भी लास्ट में 0 नहीं आएगा, कभी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 नहीं आएगा। ये प्रश्न का सेंस है, ठीक है। ऐसे एग्जाम में लिखना, जैसे इससे सिंपल और इससे शॉर्ट और कुछ नहीं होता है, ये लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे, कोई आपका एक नंबर काट नहीं सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, कह रहे यदि 1261 और 1067 के HCF 97 है तो इनका LCM क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो आप जानते हो, आप क्या जानते हो, चूंकि हम जानते हैं संख्याओं, अगर 2 संख्या हमारे पास होती है, संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उनके HCF गुणा LCM के बराबर होता है, ठीक है। ये हम जानते हैं। तो संख्या कौन कौन सी है, 1261, 1067, यहां लिख दो 1261 गुणा 1067, HCF दे रखा है 97 और हमें LCM ज्ञात करना है, ठीक। 97 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, 1261 गुणा 1067 बट्टे में 97,
ठीक है, अब इसको हल कीजिए। भाग देंगे 1261 में, ठीक है, 97 से भाग देंगे, देखो जाता है कि नहीं। 1261, 97 कम 97 घटाएंगे तो 16 में से 7 घटाएंगे 9 बचेगा, ठीक है, और 11 में से 2 घटाएंगे, 11 में से 9 घटाएंगे 2 बचेगा, और यहाँ से हासिल निकल जाएगा। 11 3 बार जाएगा, देखो आइडिया लगा 300 के आसपास है। 3 7 21 हासिल लगा 2, 3 9 27 और 2 29, देखो पूरा भाग चला गया। इससे इसको भाग देंगे तो कितनी बार गया? 13 बार। 13 गुणा 1067, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है भाई? 13 से गुणा कर देना है 1067 को। 13 से गुणा करो, 3 7 21 हासिल लगा 2, ठीक है, 3 6 18 और 2 20, फिर से हासिल लगा 2, ये आ गया। 3 1 कम 3, काटो, 1 7 7, 1 6 6, 1 0 0, 1 कम 1, तो ये 1 7 6 और 2 8 3, ठीक है। 13,800 ये आ जाएगा, 13,871। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा, ठीक है, आंसर। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि बोला है ना, तो यहां लिख लेंगे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, ये हम लिख लेंगे। तो संख्या क्या है हमारे पास? 96 है यहाँ पर, और एक तरफ क्या है? 404 है। काटो इसको, 2 चुक्के 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चुक्के 8, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 1 कम 3, ठीक है। इसको काटो, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 1 कम 2 1 कम, ठीक है। 101 अभाज्य संख्या होती है, 101 कम 101 कम 101, ठीक है। तो अब देखो, चूंकि 96 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 2 है 5 बार और 3 है 1 बार। फिर 404 को हम लिख सकते हैं 2 है 2 बार और फिर है 101। ऐसी संख्या जो दोनों में है वो है ये, ठीक है। हमें क्या निकालने के लिए बोला है? पहले HCF बोला है, ठीक है, HCF फिर LCM। तो HCF निकालते हैं। HCF क्या होगा? जो दोनों में है उसकी न्यूनतम घात, दोनों में है 2, तो की न्यूनतम घात कितनी है? 2, तो 2 दूनी 4। अब हमें क्या निकालना है? LCM भी निकालना है। तो जो दोनों में है उसकी मैक्सिमम पावर, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 5, ये बच गया और ये बच गया, 3 गुणा 101। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 गुणा 3 ये, तो 32 गुणा 303, ठीक है, 3 से गुणा कर दिया। अब 32 से गुणा करना है 303 में, दो तिया 6, 2 0 0, 2 तिया 6, 3 से काटो, 3 तिया 9 0, 3 तिया 9, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 9696। कोई भी डाउट हो दोस्त, कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न है। प्रश्न में हमसे क्या बोला जा रहा है? कह रहे एक प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और उनके कदमों के माप क्रम क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चलें कि वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय करेंगे। देखो यहाँ कीवर्ड क्या है? न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब होता है एलसीएम निकालना है। क्या? एलसीएम। और अधिकतम का मतलब क्या होगा? एचसीएफ। अधिक से ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक एचसीएफ। और जहां पर बात आएगी न्यूनतम, कम, ठीक है, वहां पर हमें क्या निकालना होता है? एलसीएम। तो हमें प्रश्नानुसार में क्या निकालना है?
प्रश्नानुसार जो हमें निकालना है वो है एलसीएम किसका, 40 का, 42 का और 45 का। ठीक है, ये चीजें हमें निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि लगा देते, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले 40, फिर क्या है 42, फिर क्या है 45। ठीक है, काटो, 2 दूनी 0, 2 एकम 0 और 2 पंजे 10, 5 एकम 5। ये कटेगा 2 दूनी 4, 2 एकम 3 सते 21, 7 एकम 7। ये कटेगा 3 एकम 3, 3 बचे 15, 3 बचे 15, 5 एकम 5। ठीक है, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, यहाँ से 40 को हम लिख सकते हैं 2 कितनी बार है, 3 बार, और 5 है 1 बार। फिर देखिए 42, 2 है 1 बार, ठीक है, 3 1 बार और 7 1 बार। फिर है 45, 3 है 2 बार, ठीक, और 5 है 1 बार। क्लियर। अब देखो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो कि तीनों में हो, है क्या कोई भी संख्या तीनों में, इसमें है इसमें नहीं है, इसमें है इसमें नहीं है। तो देखो इसी वजह से ये प्रश्न शानदार जानदार है। अब हमें निकालना है इसका एलसीएम। तो यहाँ 2 है, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, क्या बच गया 7 की मैक्सिमम पावर 1 है। इन सबको आपस में गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। सो देखो ये 8, इधर से 5, 9, 7, 8 पंच 40, 8 पंच 40, 9 सत्ते 63। ठीक है, 4 से गुणा करो, 4 तिया 12, हासिल लगा 1, 4 छंग 24 और 1 25, पीछे से 0, इतना सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा 2520। ठीक है जी, बड़े आराम से हो गया, कोई भी डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ, हर साल एग्जाम में आता है, बार बार आता है। ठीक है, एंड चलिए शुरू करते हैं। सिद्ध करना है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। √7 की जगह √2, √3, √5 कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा जरूर, और तरीका यही रहेगा, बस नंबर बदलेगा। तो उल्टा मान लेते हैं, माना √7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसका उल्टा मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर कोई भी परिमेय संख्या होती है ना तो उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसे, √7 को बोले तो √7 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां बट्टे का मान 0 नहीं होता है। ठीक है, और P और Q हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तथा और एक चीज हमारे पास होती है कि जो HCF होता है, P और Q का जो HCF होता है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, ये जो होता है परिमेय संख्या का गुण होता है। अब किसी भी एक प्रॉपर्टी को अगर हम मना कर दे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय। अगर परिमेय तो इन सबको होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो वो अपरिमेय होगा ही नहीं। और हमारा टारगेट क्या है, अपरिमेय सिद्ध करना, यानी कि किसी एक प्रॉपर्टी को यहां से मना करके दिखाना होगा। तो देखो दोस्त, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक तिरछे गुणा कर देंगे, P एकम P और √7 एकम √7Q। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर, ठीक, वर्ग करने पे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा P², √7 का वर्ग करेंगे तो 7, और Q का वर्ग क्या हो जाएगा Q²। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इधर गुणज क्या है, 7 है, तो यहां लिखेंगे चूंकि P² 7 से विभाजित है, क्या है, P² 7 से विभाजित है, इसलिए P भी 7 से विभाजित होगा। ठीक है, इसलिए P भी 7 से विभाजित होगा। अगर P² 7 से कटेगा तो P भी 7 से कटेगा। ठीक है, अगर एक संख्या 49 है, 7 से कट रही है, तो 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो 7 भी 7 से कटेगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा है। अगले स्टेप में आ जाओ।
दोबारा इसको समीकरण 1 मान लो। अब की बार फिर क्या लिखना होता, माना P, यहाँ पर संख्या 7 है तो यहाँ लिख देंगे 7R। फिर क्या करना होगा, फिर वर्क करना होगा। वर्क करने पर तो P का वर्क क्या हो जाएगा, देखो दोस्त, P का वर्क हो जाएगा P स्क्वायर, 7 का वर्क हो जाएगा 49, R का वर्क R स्क्वायर, और P स्क्वायर का मान हमें पता है, यहां पर उठाकर रख देंगे क्या, 7Q स्क्वायर। कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा Q स्क्वायर और यहाँ आ गया 7R स्क्वायर। गुणज क्या है, 7 है, तो Q स्क्वायर किससे कटेगा, 7 से कटेगा, चूंकि Q स्क्वायर 7 से विभाजित है। ठीक है, इसलिए Q भी 7 से विभाजित होगा। Q भी किससे विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा। अब आपने एक चीज नोटिस की भाई, क्या P भी 7 से कट रहा है, Q भी 7 से कट रहा है ना, तो लिखेंगे चूंकि P व Q दोनों 7 से विभाजित हैं, दोनों 7 से विभाजित हैं, इसलिए जो HCF होगा भाई, HCF जो होगा P और Q का, वो कितना होगा, 7 होगा। दोनों 7 से कट रहे हैं तो 7 होगा। यानी कि भैया ये 1 के बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि HCF अगर परिमेय संख्या है तो 1 आना चाहिए। यहाँ कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। एक कंडीशन को ये मना कर चुका है, यानी कि परिमेय हो ही नहीं सकता। अतः यह हमारी अवधारणा के विपरीत है, अवधारणा के विपरीत है। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे, इसलिए √7 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये आराम से बन जाएगा आपका। ठीक है दोस्त, कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखें। ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया और हर साल आता है। पहले वाले से और आसान है, जबकि ये तो वैसे ही करना है, उल्टा मान लेना है। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो इसे P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं। 3 + 2 √5 क्या लिख सकते हैं, P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां पर Q का मान 0 नहीं है, वह P और Q क्या है, पूर्णांक है। ये बच्चे लिखते नहीं है, ये नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे। तथा जो HCF है P और Q का, वो 1 होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन पहले वाले से ज्यादा आसान है। बच्चों को लगता है कि टफ है, नहीं, ज्यादा आसान है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अंडर को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो देखो दोस्त, ये 2 √5 है, ठीक है। ये P बट्टा Q, ये प्लस का 3 इधर के क्या हो जाएगा, -3, बिल्कुल। ये 2 गुणे में है इधर, ठीक है, और ये गुणे में है इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। इसको आप समीकरण नंबर 1 बोल दो। ठीक है, अब आप जानते हो, क्या जानते हो कि कोई भी अभाज्य संख्या होती है और उसके ऊपर अंडर हो तो क्या होता है, अपरिमेय। P बट्टे Q परिमेय है, परिमेय से परिमेय घटाते हैं तो परिमेय आता है, और परिमेय को परिमेय से भाग देते हैं तो भी परिमेय आता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे चूंकि P बट्टे Q -3 बट्टे 2 एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या। तथा हम जानते हैं कि √5
√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, ये हम जानते हैं। तो क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है? एक निशान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती ना। परिमेय अपरिमेय के बराबर कैसे हो जाएगा? यानी कि समीकरण 1 से हमें क्या मिलेगा? अतः समीकरण 1 से, ठीक है, अतः समीकरण 1 से ये जो चीज यहां बराबर है ना, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकती, ठीक है, ये कभी बराबर नहीं हो सकती। यानी कि हमारी अवधारणा क्या है? गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा, अवधारणा मतलब जो हमने मान के रखा है, गलत है। इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले बढ़ते हैं। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव में देखो, क्योंकि नई एनसीईआरटी बुक का सिलेबस बहुत कम है, तो क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो मैंने सारे बता दिए। दावा है मेरा कि यहीं से आएगा, एक्स्ट्रा बताए कम बिल्कुल नहीं बताए, ठीक है। कह रहे निम्न में अपरिमेय संख्या कौन सी है? तो देखो ये इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो ये तो भैया परिमेय है, ठीक है। अपरिमेय पूछा है तो देखो ये 2 √4 का वर्गमूल होता है, 2 गुण 2 4 p/q के रूप में, ये भी परिमेय है। देखो 2 √2 है, 8 का क्या होता है? 2 √2 होता है, तो ये 2 √2 गुणा √2, ये 2 हो गए, ये भी 4, तो ये भी परिमेय है। ये क्या हो जाएगा फिर? अपरिमेय, क्योंकि 2 परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय गुणा अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर निम्न में अपरिमेय संख्या कौन सी है? तो अपरिमेय संख्या जो होती है, देखो ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या के ऊपर अगर अंडर लग जाता है तो वो क्या होती है? अपरिमेय। बाकी √4 आपका 2 है, ये परिमेय है, 5 आपका परिमेय है, फिर 2/3 p/q के रूप में परिमेय है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। परिमेय संख्या कौन सी है यहां से? ठीक है, पाई क्या होता है? पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय में अपरिमेय जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। देखो अभाज्य संख्या के ऊपर है अपरिमेय, तो 3 ऑप्शन आपके गलत निकल के तो सही ऑप्शन बचाइए, तो ये वाला क्या हो जाएगा? परिमेय। सीधी सी बात है, इसका वर्गमूल से बाहर निकालोगे, निकल जाएगा, परिमेय आ जाएगा। जब सही ऑप्शन नहीं पता हो ना तो गलत काटो, तो गलत काटते करते सही मिल जाता है। ये भी एक टेक्निक है हल करने की। कह रहे यदि p और q प्राकृतिक संख्याएं हैं, p संख्या q का गुणज है, तो p और q का HCF क्या होगा? p और q प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या है, p संख्या q का एक गुणज है, ठीक है। जैसे सपोज करो मैं आपको उदाहरण देता हूं, 6 है एक संख्या, 6 कटेगी 2 से और 3 से, तो 6 का गुणज क्या हुआ? 2 हुआ, ठीक है। तो कह रहे p और q एक प्राकृतिक संख्या है और p जो संख्या है q का गुणज है, q का गुणज क्या है? p है, तो p और q का HCF क्या होगा? HCF क्या होता है? छोटा वाला। HCF क्या होता है? छोटा वाला होता है। तो छोटा कौन है यहाँ पर? नीचे वाला है ना, तो HCF कौन सा होगा? P होगा। HCF क्या होगा? P होगा। और अगर आपसे LCM बोल देता तो LCM होता बड़ा वाला, LCM बोलता तो Q होता, ठीक है। आगे हमने ये पूछा गया 2023 में। आगे प्रश्न में आ जाओ। कह रहे यदि 72 और 234 का HCF 18 है तो LCM क्या होगा? आप जानते हैं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके HCF गुणा LCM के बराबर होता है। तो 18 इधर गुणे में धकेल क्या हो जाएगा? बट्टे में आ जाएगा, ठीक है, बट्टे में आ गया। और ये है LCM। 18 चौके 72, 4 से गुणा कर दो, 4 चौके 16, हासिल लगा 1,
4 तिया 12 और 1 13, हासिल लगा फिर से 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो आंसर आ जाएगा 936। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि 65 और 117 के एचसीएफ को हम 65m-117 के रूप में लिख सकते हैं, मतलब इन दोनों संख्याओं का जो भी एचसीएफ हो आएगा उसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो m का मान क्या होगा वो हमें बताना है। तो देखो भाई, पहले एचसीएफ निकाल लो। 65 को तोड़ो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 एकम 13। फिर 117 को तोड़ते हैं हमारे गुणनखंड विधि में, 3 तिया 9, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 एकम 13। एचसीएफ निकालना है। 65 को लिख सकता हूँ 13 गुणा 5 और 117 को लिख सकता हूँ 13, 3 कितनी बार है? 2 बार। एचसीएफ क्या हो जाएगा? जो संख्या दोनों में है, तो 65 और 117 का जो एचसीएफ है भाई 13 हो जाएगा। 13 की न्यूनतम घात एक ही है, तो 13 आ जाएगा। ठीक, प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्न में क्या बोला गया वो देखिए। प्रश्नानुसार ये बोला गया है कि इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ को, एचसीएफ जो है 65 और 117 को हम कैसे लिख सकते हैं? 65m-117 लिख सकते हैं, ये बोला गया है। ठीक, तो इसका जो एचसीएफ हमने निकाला वो है 13, ये हमने यहां रख दिया। माइनस का इधर के क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 130। 65 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में आ जाएगा। 65 दूनी 130, तो m का मान आ जाएगा 2। m का मान कितना आ जाएगा? 2। कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। तो जब भी शेषफल वाला कॉन्सेप्ट है, क्रमशः बोले, पहले कितना बोला? 5, यानी कि 70 में से 5 घटा दो 65 आ जाएगा, और 125 में से कितना घटा दो? 8 घटा दो, तो 117 आ जाएगा। क्या बोला? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या का मतलब हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। और ये चीज अभी मैंने आपको दिखा दी थी कि जो एचसीएफ होता है 65 और 117 का कितना आता है? 13। यही कल किया था ना, तो इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में पूछा गया है। तो 65 और 117 का एचसीएफ कितना होता है? 13। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप प्रश्नों को एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो इस 40 मिनट के वीडियो में, ठीक है, इस 40 मिनट की वीडियो में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। अगर इन्हीं क्वेश्चन को आप करके जाते हो ना एग्जाम में, तो मैं दावा ठोक के कह सकता हूं कि यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और इससे मिलते जुलते ही आएंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा, पूरी एनसीईआरटी पुरानी वाली नई वाली पढ़ा दी है, 1 शॉट रिवीजन करा दिया है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा दिए, मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, विगत वर्षों का प्रश्न पत्र, सब कुछ पढ़ा रखा है। डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। उस वीडियो को शेयर जरूर करना है 5 दोस्तों के साथ। अपना नाम कमेंट में जरूर बता देना ताकि मुझे आपका नाम याद रहे। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो कौन चाहिए कमेंट करके बताना। एंड हाँ, लाइक करने में कंजूसी मत करना दोस्त। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।